गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अपठित पद्यांश अनसीन पोइट्री पैसेज के बारे में बताऊंगी। लेसन 18 पाठ 18 अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश अनसीन पोइट्री पैसेज। आज हम आपको अपठित पद्यांश के बारे में पढ़ाएंगे। अपठित पद्यांश का अर्थ है पाद्य का वह अंश जो पहले से ना पढ़ा हो, और किसी कविता का एक अंश दे दिया जाता है और उसी पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसको अपठित पद्यांश को जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको 3-4 बार इसको पढ़ना चाहिए और उसके बाद उसके अर्थ को समझना चाहिए, और उसके अर्थ को समझ करके उसके बाद उसके उत्तर बहुत ही छोटे सरल भाषा के प्रयोग में लिखा हुआ हो, और बहुत प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर ही सही उत्तर का चुनाव करना चाहिए। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं। नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, भैया मेरे जल्दी आओ। अब इसका तो ये उदाहरण दिया गया है कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर आपको खुद से ढूंढना है। बालक अपने भाई को क्यों बुला रहा है? बालक अपने भाई को नाव बनाने के लिए बुला रहा है। घिर घिर कर क्या छाया है? बादल। तुम रस का सागर भर लाओ, खूब क्या पड़ेगा? पानी। समुद्र शब्द का मानक अर्थ क्या है? समुद्र। दूसरा उदाहरण है, टीचर जी मत पकड़ो कान, सर्दी से हो रहा जुकाम, लिखने की नहीं मर्जी है, सेवा में यह अर्जी है, ठंडक से ठिठुरे हैं हाथ, नहीं दे रहे कुछ भी साथ, आसमान में छाए बादल, भरा हुआ है उसमें शीतल जल, दया करो हो आप महान, हमको दो छुट्टी का दान, जल्दी है घर जाने की, गरम पकौड़ी खाने की, जब सूरज उग जाएगा समय सुहाना आएगा, तब हम आएंगे स्कूल, नहीं करेंगे कुछ भी भूल। इसमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। इस कविता में कौन किससे बात कर रहा है? इस कविता में छात्र अध्यापक से बात कर रहा है। इस कविता में छात्र अध्यापक से काम ना करने का क्या बहाना बना रहा है? कि सर्दी अधिक है इसलिए काम नहीं करने का बहाना बना रहा है। छात्र अध्यापक से छुट्टी क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो घर जाना चाहता है और सर्दी के मौसम में गर्म पकौड़ी खाना चाहता है। छात्र वापस कब आना चाहता है? जब समय सुहाना होगा और सूरज निकल आएगा। वापस आने के बाद छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? वापस आकर वह कभी भी किसी तरह की भूल नहीं करेगा। अब आपका अभ्यास कार्य पे आइए। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं गढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। एक बूंद कहाँ से निकलकर आगे बढ़ी? एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ी। बूंद संबोधित कर रही है अंगारे को। बूंद संबोधित कर रही है धूल में मिलने का अर्थ है नष्ट होना। बूंद किस पर गिरने की बात कर रही है? कमल के फूल पर।
इन पंक्तियों में मुहावरा है धूल में मिलना। फिर है मैं नन्हा सा, दूसरा अभ्यास कार्य है, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा बिहक विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगल मैं वर दो। नन्हा सा पथिक कौन है? कवि। कवि अपना तुलना किससे कर रहा है? छोटे बच्चे से। कवि की मनोकामना क्या है? इस संसार में जितना मिला है उससे ज़्यादा देकर जाने की। कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है? धरती को स्वर्ग बनाने का वरदान। कवि इस काव्यांश का उचित उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? मेरी मनोकामना। फिर तीसरा अभ्यास कार्य है हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। संसल चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, किसी तरह मैं ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे के सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरा किस रोज़ लिवाऊँ, सीधे एक झिगोला माँ जो हर रोज़ बदन में आए। चाँद ने क्या और किससे जिद की? चाँद ने अपनी माँ से एक झिगोला सिलने की जिद की। चाँद ने अपनी जिद का क्या कारण बताया? चाँद ने कहा कि मुझे ठंडी लगती है तो मुझे एक झिगोला चाहिए। माँ ने चाँद की जिद पूरी ना करने का क्या कारण बताया? माँ ने कहा कि तुम्हारा जो आकार है वो रोज़ घटता और बढ़ता है, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी नाप का तुम्हारे लिए सिलना है। क्या आप चाँद की माँ से सहमत हैं और क्यों? हाँ, हम चाँद की माँ से सहमत हैं क्योंकि चाँद का आकार कभी घटता कभी बढ़ता है, तो वो किस नाप का सिले। कविता का शीर्षक भी चाँद का कुर्ता। कविता का शीर्षक है चाँद का कुर्ता। पांचवा है अभ्यास कार्य मौसम आश पतंगों का है, नभ में राश पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है। मौसम नई उमंगों का है, निकल ले सब डोर पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे, उड़ा रहे मचा शोर पतंगे। चारों देखो चारों ओर पतंगे, उड़े पतंगे बस्ती बस्ती, कोई महंगी कोई सस्ती, पर न किसी में फूट परस्ती, उड़ा उड़ा सब लेते मस्ती। चली डोर पर बैठ पतंगे, इठलाती सी ऐठ पतंगे, नभ में कर घुसपैठ पतंगे, करें परस्पर भेद पतंगे। पतंग का राज कहाँ पे है? आसमान में। लोग पतंगे कैसे उड़ा रहे हैं? शोर मचाकर और अच्छे से उड़ा रहे हैं। पतंगे किस किस प्रकार की हैं? महंगी, सस्ती, अलग अलग प्रकार की हैं। पतंगे कैसे उड़ रही है? इठलाती हुई वो उड़ रही हैं। अंत में पतंगे क्या कर रही हैं? अंत में पतंगे इठलाती हुई नभ में जा करके परस्पर एक दूसरे को भेंट कर गले लगा रही हैं। तो ये आपका अपठित पद्यांश था और इसको आप पढ़ लेंगे और बुक में ही इसको रहने देंगे। आपको कॉपी में नहीं लिखना है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, आपको उसको एक एक वाक्य में समझ करके मैंने आपको बता दिया है वर्ब, और आप इसको जो है लिख लेंगे। और इस तरीके से अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, ये सारा कंप्लीट हो गया है आपका। और अब आप इसका रिवीजन करेंगे, अपठित गद्यांश का भी और अपठित पद्यांश का भी। तो ये व्याकरण कंप्लीट हो गया है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। इसका आप रिवीजन करेंगे, कॉपी में नहीं लिखना है ये चैप्टर।